हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। मेरा नाम सौरभ है। आज से हम लोग सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे। हम लोग जानेंगे इसमें कोर्स कंटेंट क्या है, किनके लिए अप्लीकेबल है, यानी कौन से स्टूडेंट्स, किस बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और कैसा लैंग्वेज रहेगा, हम लोग के पढ़ने का लैंग्वेज कैसा रहेगा, और एग्जाम में भी लिखने का लैंग्वेज हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सवाल सबसे ज़्यादा बच्चों का होता है कि हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े या मिक्स लैंग्वेज में पढ़े, तो उसको हम बताएंगे लास्ट, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। आज का ये जो वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यानी पूरा इंट्रोडक्शन होने वाला है इसमें थ्योरी ऑफ मशीन्स का, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है? थ्योरी ऑफ मशीन्स, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मशीनों के सिद्धांत। क्या कहते हैं? मशीनों के सिद्धांत। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये आपका जो पढ़ाया जाएगा, इसका सिलेबस जो बेसिकली होगा वो किसके आधार पे होगा? जो भी सिलेबस होगा वो सिलेबस होगा बीटी यूपी बोर्ड, यानी जो बीटी यूपी बोर्ड में जो सिलेबस दिया है, उसके सिलेबस में जो कुछ भी लिखा गया कोर्स कंटेंट में, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अब जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वो अपना मैच करा लेंगे कि बीटी यूपी बोर्ड से उनका मिल रहा है, कितना सिलेबस मिल रहा है, कितने टॉपिक्स मिल रहे हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बीटी यूपी बोर्ड में किस सेमेस्टर में? ये 5th सेमेस्टर में। किस सेमेस्टर में है? 5th सेमेस्टर में। तो 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का पूरा जो है इंट्रोडक्टरी, जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यानी इंट्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है, मतलब चैप्टर्स इसमें क्या क्या हमको पढ़ने हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं चैप्टर्स के बारे में, और उन चैप्टर्स के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, कितने इम्पॉर्टेंट है वो चैप्टर्स, उनमें से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ तक कि हम बता दें आपको कि ये जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो तो बिल्कुल आपके लिए, चाहे वो अगर जेईई एग्जाम भी देना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूरी तरह से बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल 100%, जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो तो 100% कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे, यानी उससे अगर आप जेईई एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से, तो आपसे नहीं छूटने वाला, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। कोई भी एक जेईई एग्जाम हो गया, चाहे एसएससी जेईई हो गया या फिर कोई भी जेईई हो गया, रेलवे जेईई या कोई भी जेईई, स्टेट जेईई के एग्जाम्स भी होते हैं, वो भी नहीं छूटने वाले। जितने इसमें टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे बस उसकी हम बात करेंगे। और खासकर फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा वो कंप्लीटली, वो आप यहाँ तक कि उससे गेट और ईएससी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे पहले चैप्टर से। बाकी क्योंकि पहले चैप्टर में सिलेबस अच्छा है, ठीक है, ठीक ठाक पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि जो है आप जेईई एग्जाम के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें चैप्टर्स क्या क्या हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो है फर्स्ट चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म्स। फर्स्ट चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म्स, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? साधारण, या फिर सरल भी बोल सकते हैं, यंत्र विन्यास, ठीक है। सिंपल मैकेनिज्म हो गया। दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस। हिंदी में इसको बोलेंगे शुद्ध गतिक विश्लेषण
संश्लेषण, ठीक है। थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो है डायनामिक्स ऑफ मशीन, डायनामिक्स ऑफ मशीन्स, ठीक है। यह है मशीनों की गतिकी, ठीक है। अभी सारे चैप्टर्स में बताते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जो फोर्थ चैप्टर है वो हमारा पावर ट्रांसमिशन, फोर्थ चैप्टर हमारा क्या है, पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। शक्ति पारेषण जिसको कहेंगे हिंदी में, शक्ति पारेषण, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर हमारा है वो फ्लाई व्हील, क्या है, फ्लाई व्हील, जिसको हिंदी में गतिपाल पहिया कहते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग में आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, जो आगे बता रहे हैं, ठीक है। जो हमारा छठवां चैप्टर है वो है कैम एंड फॉलोअर, तो इसको हिंदी में भी वही कहते हैं, कैम एंड फॉलोअर, ठीक है। सातवां जो चैप्टर है वो है आपका बैलेंसिंग, यानी संतुलन, संतुलन करना होता है मशीनों में, क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट जो है अभी हमने लिखा था, इसका मतलब ये। आठवां जो है और लास्ट चैप्टर आपका वाइब्रेशंस, ठीक है, कंपन। और ये कंपन मशीनों में जो कंपन होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कंपन आप लोग पढ़े भी होंगे, वाइब्रेशंस 11th-12th में भी पढ़े होंगे, या डिप्लोमा में भी आप लोग पढ़े ही होंगे फिजिक्स में, ठीक है, उसमें आ जाता है। तो इसमें जो बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं, जैसे ये सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। आपके इसी से सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो कंपटीशन में होते हैं वो मान के चलिए कि 60 to 70% क्वेश्चन तो इसी से आ जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जेई का, ठीक है, जेई की बात करेंगे, उसमें 60 to 70% तो इसी से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बाकी और चैप्टर्स इसमें और भी इंक्लूड होते हैं, जैसे गवर्नेंस हो गया, वो जेई के एग्जाम के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये पहले बीटीयूपी बोर्ड में था, लेकिन पिछले साल से हटा दिया गया है। गवर्नर जो चैप्टर था उसके पहले था, ठीक है, और पिछले साल से हम जो है ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं। आप लोग पिछली बार भी हमसे बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए थे, ठीक है। तो हम बात करें, पहला चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बाकी सब भी बहुत आसानी से समझ में आएंगे। उसके बाद है काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है पावर ट्रांसमिशन, शक्ति पारेषण, ठीक है, और फ्लाई व्हील भी इम्पोर्टेंट आ जाता है, ठीक है। और ये सब उतना मतलब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। कैम फॉलोअर भी आते हैं उतना, और वाइब्रेशन किसी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, किसी में पूछा जाता है, अलग अलग जो है उसका। अच्छा, तो सिंपल मैकेनिज्म से हमको क्या क्या पढ़ना है। जो भी सिंपल मैकेनिज्म होते हैं, साधारण यंत्र विन्यास होते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपको बता दें, आगे बताएंगे मैकेनिज्म क्या होता है, उसका डिफिनीशन अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हम बता दें, अभी के लिए हम क्या समझिए कि एक किसी भी मशीन का क्या होता है, मॉडल होता है एक तरह से। यानी कोई भी मशीन आप बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा। जब तक वो मैकेनिज्म आप डिजाइन नहीं कर पाएंगे तब तक मशीन को नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो एक तरह से मॉडल होता है। तो सिंपल जो मॉडल होते हैं जो मशीन्स में लगते हैं, जैसे सेपर मशीन हो गया, उसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एक होता है, लगता है, वो बताया जाएगा। आईसी इंजन हो गया, आईसी इंजन में स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लगता है, वो भी बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब मैकेनिज्म लगा के अप्लाई करके, मतलब इन सब मैकेनिज्म के एप्लीकेशन से ही मशीन्स जो बनते हैं, ठीक है ना।
यानी वो समझ लीजिए फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है किसी मशीन का मैकेनिज्म, या फिर उसका मॉडल आप कह सकते हैं, मॉडल है। ठीक है, तो सिंपल मैकेनिज्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, साधारण, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इसमें एनालाइज करेंगे इन्हीं मैकेनिज्म्स में। काइनेमेटिक्स का मतलब ही हो गया कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सबको एनालाइज करना, और एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट तो एनालाइज खासकर उतना नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसी में जो हम पढ़ेंगे, मतलब मैकेनिज्म्स को ही जब हम पढ़ेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ लेंगे एक तरह से। उसमें बताया जाएगा कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सारे लिंक्स का, उसमें लिंक होते हैं, बताया जाएगा लिंक टर्मिनोलॉजी क्या होता है, लिंक्स का कैसे कैसे मोशन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक लिंक का ऐसे हो रहा है तो इतना हो रहा है, तो दूसरे का कितना होगा, ये सब इसी में ही बताया जाएगा। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस जो हो गया। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी एनालिसिस, यानी मोशन, उनमें जो बॉडीज लगे हुए हैं मैकेनिज्म्स में, उनका मोशन क्या है, वेलोसिटी, अलग अलग कंपोनेंट्स का जो लिंक्स बोलते हैं, उनमें जो बॉडी लगे होते हैं उनका अलग अलग वेलोसिटी होगा, उसको पढ़ेंगे। फिर एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें एक्सेलरेशन भी, जब चेंज इन वेलोसिटी होता है, यानी वेलोसिटी में चेंज होता है, यानी वेग में परिवर्तन होता है, तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी उत्पन्न होता है, तो त्वरण के बारे में भी करेंगे एनालाइज। फिर डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स आ गया, तो डायनेमिक्स ऑफ मशीन में फोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जो कुछ भी यहाँ पर सिंपल मैकेनिज्म हो गए, उनमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो पढ़ लिया, लेकिन फोर्सेज जो लग रहे हैं वो क्या इफेक्ट डालते हैं, फोर्सेज कौन कौन से फोर्सेज आते हैं, कितने मात्रा में आते हैं, वैल्यू कितना होता है उनका, डायरेक्शन क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, वो होता है जाइरोस्कोप। ठीक है, जाइरोस्कोप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंट्यूटिव होता है। इंट्यूटिव का मतलब हम जो है नॉर्मली हम जो है जिसकी कल्पना नहीं करते हैं, हम लोग जो सोचते हैं, जो हमारा इंट्यूशन होता है, नॉर्मल जो है हमारा कॉमन सेंस होता है, उससे अलग भी काम करता है जाइरोस्कोप। ठीक है, जाइरोस्कोपिक इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जाइरोस्कोपिक इफेक्ट पहले जब कंसीडर नहीं किया जाता था, तो जो बहुत लड़ाकू विमान होते थे, जो पहले से जमाने के बनाए जाते थे प्रोपेलर शाफ्ट्स के द्वारा, ठीक है ना, वो जाइरोस्कोपिक, क्योंकि हमको पता नहीं था जाइरोस्कोप कैसे वर्क करता है और जाइरोस्कोपिक एक्शन क्या होता है, उसकी वजह से गिर जाते थे वो। बहुत सारे ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे विमान ऐसे ही क्रैश हो गए, लेकिन लोग समझते थे उस समय कि मतलब उनके दुश्मनों ने मार दिया, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ था, वो क्रैश हो गए थे अपने आप जाइरोस्कोपिक एक्शन के कारण। ठीक है ना, उस समय समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन बाद में पता चल गया। तो अब जाइरोस्कोपिक पूरा ख्याल रखा जाता है जाइरोस्कोपिक एक्शन का हर एक विमान में, कोई भी विमान हो गया, ठीक है ना, उसमें जो है बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल होता है जाइरोस्कोपिक एक्शन का एप्लीकेशन बहुत होता है। ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे इसी में, डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स। फिर पावर ट्रांसमिशन हो गया, तो पावर ट्रांसमिशन बेल्ट पुली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेल्ट पुली से कैसे पावर ट्रांसमिशन होता है, गियर्स से कैसे पावर ट्रांसमिशन होता है। पावर ट्रांसमिशन का मतलब शक्ति पारेषण, एक जगह से दूसरे जगह शक्ति को भेजना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना भी होता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका किससे, गियर से, गियर पढ़ेंगे, उसमें बेल्ट एंड पुली पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, चेन भी पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया, मतलब चेन से भी जो नहीं, आप साइकिल में चेन से क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिशन करते हैं, आप पैडल मारते हैं तो उससे पिछला वाला पहिया घूमता है, वो भी हो गया चेन ड्राइव उसको बोलते हैं। ठीक है, वो भी पावर ट्रांसमिशन हो गया। फ्लाई व्हील, गतिपाल पहिया, इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आईसी इंजन में आप लोग जो है पढ़े ही होंगे। ठीक है, ये क्या करता है, जो एक तरह से इंजन का स्पीड होता है, आरपीएम होता है, उसको यूनिफॉर्म बनाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है पिस्टन में, पता है आपको, और उसमें भी पावर एक ही स्ट्रोक में मिलता है। जब 4 स्ट्रोक इंजन होता है तो आपको पता है कि एक स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक होता है, यानी पावर एक ही स्ट्रोक में मिलता है। जबकि हमको चलाना होता है चारों स्ट्रोक के लिए, तो उसके लिए ही फ्लाई व्हील यूज किया जाता है हैवी मास का, ताकि जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा हैवी होने से, ज़्यादा होने से उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाता है, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है रिलीज भी होता रहता है, फिर स्टोर होता है, रिलीज होता रहता है। इस तरह से आरपीएम जो होता है एक अच्छा खासा बना होता है, आरपीएम मतलब कांस्टेंट बना होता है। इसमें उसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, कैसे आरपीएम को ये कंट्रोल करता है फ्लाई व्हील। ठीक है ना, और इसका मास क्या होता है ये भी कैलकुलेट करना होगा हमको, कि कोई किसी मशीन में अगर कितना फोर्स लग रहा है, कितना आरपीएम पे चल रहा है, तो कितने मास का फ्लाई व्हील हम लगाएंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर कैम एंड फॉलोअर, कैम एंड फॉलोअर एक मोशन
ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका है, मतलब एक टाइप के मोशन को दूसरे टाइप में बदलना, ठीक है ना। ये भी कैम एंड फॉलोअर आप लोग पढ़ेंगे, आईसी इंजन में लगा होता है, ठीक है ना, जो इनलेट वाल्व और इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व के ओपनिंग और क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजर को कंट्रोल करता है, यानी खुलने और बंद करने को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बैलेंसिंग, संतुलन करना, यानी कि मशीन जब आप जानते हैं चलते हैं तो हिलते डुलते भी हैं, उसमें कहीं कोई कंपोनेंट बहुत दूर होगा सेंट्रल एक्सिस से, मतलब एक अगर सेंट्रल एक्सिस उसका मानिए मशीन का, तो कोई दूर होता है, कोई नज़दीक होता है, कोई इधर उधर होता है, तो इससे क्या होता है, उसमें अनबैलेंस इफेक्ट आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोशन करता है बहुत हाई स्पीड पर, ठीक है ना, तो वो अनबैलेंस इफेक्ट वो रेसिप्रोकेटिंग भी होता है, रोटरी भी होता है, यानी रोटेशन के कारण भी होता है, रेसिप्रोकेट मोशन यानी लीनियर मोशन के कारण, टू एंड फ्रो मोशन ऐसे जो होता है उसके कारण भी होता है, और रोटेशन के कारण भी होता है। तो नॉर्मली हमको पढ़ना जो आपके सिलेबस में वो रोटेशनल मोशन के कारण जो भी अनबैलेंस इफेक्ट आता है जो मासेज का, ठीक है ना, उसको हमको कंट्रोल करना है, यानी कैसे उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। और उसके बाद हो गया वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे, जो मशीन्स में इन्हीं अनबैलेंस इफेक्ट, क्योंकि इसको आप अनबैलेंस मतलब बैलेंसिंग करना मतलब अनबैलेंस पहले होना, मतलब असंतुलन होना। असंतुलन को आप जो है किसी भी मशीन में कंप्लीटली आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना, कंप्लीटली नहीं खत्म कर सकते, ये आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सब मतलब पूरे तरह से ये तथ्य है, मतलब पूरी तरह से इसको बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया लेकिन कंप्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो उसके कारण कंपन भी आते हैं मशीन में, आप देखते ही हैं। अब मशीन जब कोई भी मशीन चलता है, आप एक मोटर बाइक इंजन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना, जो टू व्हीलर आपका होता है, मोटरसाइकिल होता है, वो भी वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशंस का क्या इफेक्ट होता है, कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, उनमें और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और वाइब्रेशंस को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ज़्यादा वाइब्रेशन से क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके चैप्टर, और इन चैप्टर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अब हमारा लैंग्वेज क्या रहेगा इसके पढ़ने का, जो हमारा लैंग्वेज क्या रहने वाला है, क्योंकि ये सवाल हमसे बराबर पूछा जाता है। तो देखिए, अगर आप प्योर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पढ़ेंगे तो आप आगे फ्यूचर में भी आपको कोई काम आने वाला नहीं, चाहे वो आप किसी कंपनी में जाते हैं, प्राइवेट कंपनी में, या फिर तैयारी के लिए जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि आप जो है एग्जामिनर्स जो भी आते हैं आपके कॉलेज में, ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल वाइवा लेने आते हैं, वो भी कभी हिंदी वर्ड्स, शुद्ध हिंदी वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते। क्या वो जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनको इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो हम लोग भी जो पढ़ेंगे वो लैंग्वेज हमारा इंग्लिश रहेगा। क्या रहेगा, हिंदी और प्लस इंग्लिश, जिसको हम लोग इंग्लिश भी कहते हैं आज के समय में, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन रहेगा, यानी जो टेक्निकल वर्ड्स रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे, और जो बाकी नॉर्मल लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी में रहेगा, ठीक है, जिससे कि किसी को भी परेशानी ना हो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को, इंग्लिश वालों को तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना, हिंदी वालों को थोड़ा बहुत होगा, वो एक दो वीडियो के बाद वो पूरी तरह से फ्लो में आ जाएंगे। फिर भी आजकल के आप जानते हैं सोशल मीडिया के ज़माने में किसको हल्का फुल्का इंग्लिश नहीं आता, ज़्यादातर लोग तो अब इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। कहने का मतलब जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आजकल जो शब्दों का हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सब ज़्यादातर इंग्लिश के ही शब्द हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश ही मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। और हर चैप्टर का आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। हम ये कहेंगे आप जब पढ़ रहे हैं तो आप खुद से बनाइए, ठीक है। उसके बाद उस जो दिया जा रहा है उससे कंपेयर कीजिएगा। आपको तुरंत नहीं पीडीएफ दिया जाएगा, कुछ समय के बाद दिया जाएगा, ताकि आप जो है खुद से नोट्स बनाएं, ठीक है। आप खुद से नोट्स बनाइए, और कोई अगर फिर आप क्या करिए, जो नोट्स दिया जा रहा है उससे कंपेयर कीजिए, कुछ गलतियां तो उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स आपको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, आप उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो लैंग्वेज हमारा हिंदी इंग्लिश रहेगा, नोट्स में भी हिंदी इंग्लिश रहेगा। और लिखने की बात, एग्जाम में ये जान लीजिए, एग्जाम में आप उसी लैंग्वेज में लिख के आएंगे, मिक्स्ड लैंग्वेज में ही लिख के आएंगे, हिंदी इंग्लिश। आप कोई भी ट्राई नहीं करेंगे कि आप शुद्ध हिंदी लिखिए या शुद्ध इंग्लिश लिखिए,
जो लोग शुद्ध इंग्लिश लिखना चाहते हैं लिखें, कोई बात नहीं, लेकिन जो हिंदी वाले हैं मैं उनको ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि वो शुद्ध हिंदी में लिखें, आपका नंबर कम हो जाएंगे। और यहाँ तक कि हम बता दें कि पिछली बार हम पढ़ाए थे और हमारा जो कुछ भी नोट्स था, जो कुछ भी कंटेंट था जो हम पढ़ाए थे, वो पूरी तरह से ऐसे हिंदी इंग्लिश मिक्स ही था। और यहाँ तक कि बच्चे और बहुत सारे बच्चों ने 40 से ज़्यादा 40+ नंबर लाए हैं 50 में, ठीक है। और यहाँ तक कि एक बच्चा 48 नंबर लाया 50 में, ठीक है ना। तो वैसे ही आप लिखेंगे, कोई आप टेंशन मत लीजिए कि आपका नंबर कटेगा ऐसा वैसा। अगर आप सही सही अच्छे से लिखते हैं, जो जो हम पढ़ाएंगे जैसे पढ़ाएंगे, तो आपको कंप्लीट पूरी तरह से नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन लेके मत पढ़िएगा कि ऐसा कि हिंदी शुद्ध हिंदी लिखे, हम हिंदी मीडियम के तो शुद्ध हिंदी लिखे, इंग्लिश मीडियम के तो शुद्ध इंग्लिश लिखे, ऐसा नहीं। आप दोनों मिक्स लैंग्वेज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंजीनियरिंग है, देखिए हमको हिंदी भाषा से कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। दिक्कत क्या है कि जो इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है वो पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड के में पढ़ाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में डेवलप हुआ है, तो इसका जो कॉमन लैंग्वेज है और सही लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है, ठीक है ना। तो हमको पढ़ना है, या तो इंजीनियरिंग में जब आए हैं तो इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर्स के शुरुआत के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।